हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल जाट और आप देख रहे हैं फन विद कोड। गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था और उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। अगर आपने मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में दोनों वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं और द बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी उस वीडियो का भी मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स किसे कहते हैं अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप स्कोप ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो गाइस, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब स्कोप क्या होता है वेरिएबल्स का? आप सब जानते हैं कि हमारा कोई ना कोई स्कोप होता है हमारे फील्ड में। जैसे हम किसी तरह की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे तो IT से कोई रिलेटेड फील्ड हो, तो हर एक चीज़ में कोई ना कोई स्कोप होता है। इन फ्यूचर हम कौन सी जॉब करेंगे, किस तरह की जॉब करेंगे, हमारा स्कोप क्या होगा। तो वेरिएबल्स का स्कोप क्या है सी लैंग्वेज में, हम इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स का स्कोप सी लैंग्वेज में क्या है हम वो देखेंगे। तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? स्कोप ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल्स का स्कोप कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमारी फील्ड में कितने जॉब्स हैं उसी टाइप से वेरिएबल्स में कितने स्कोप हैं। तो वेरिएबल में दो स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं और लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, इसे समझाने के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल लूँगा। उस सर्कल को आप यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी मान लीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, एक लॉन्ग टीवी शो है, ठीक है। तो हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। तो आप यहाँ पर इस सर्कल को गोकुलधाम सोसाइटी मान लीजिए, ठीक है। और गोकुलधाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे बड़े सबसे बुज़ुर्ग इंसान कौन है? सबसे बुज़ुर्ग इंसान जो है वो चंपक चाचा है, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ठीक है। अब वो गोकुलधाम सोसाइटी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं जो सबके फेवर में होता है, जो सबके लिए अच्छा होता है, तो उस डिसीजन को सभी परिवार, जितने भी परिवार उस सोसाइटी में रहते हैं वो सभी परिवार मानते हैं। बेसिकली उस डिसीजन को सभी फॉलो अप करते हैं जो डिसीजन चंपक चाचा लेते हैं, ठीक है। तो चंपक चाचा ने अगर कोई डिसीजन लिया है वो डिसीजन सभी परिवार फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई सा भी परिवार हो, गड़ा परिवार हो या तारक मेहता हो, चाहे हाथी परिवार हो, चाहे भिड़े परिवार हो, चाहे सोडी परिवार हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे टप्पू सेना हो, वो सब इस डिसीजन को फॉलो करेंगे जो कि चंपक चाचा ने लिया है, ठीक है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसे फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब जो डिसीजन चंपक चाचा ले रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी के लिए वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जो पूरी सोसाइटी फॉलो अप करती है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी सोसाइटी फॉलो अप कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, एक ग्लोबल डिसीजन कहलाएगा, जो कि पूरे सब परिवार, जितने भी परिवार उस सोसाइटी में रहते हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, एक ग्लोबल डिसीजन कहलाएगा जिसे सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का भी मतलब यही है कि ग्लोबल वेरिएबल जितने भी फंक्शंस होंगे हमारे सी लैंग्वेज में, जितने भी हम कोडिंग करेंगे, जहाँ पर भी हम कोडिंग करेंगे वहाँ पर हम इसे यूज़ ले सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिसीजन फॉलो करेंगे सब परिवार, तो हम डिसीजन फॉलो करेंगे जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, जितने भी परिवार रहते हैं वो सभी चंपक चाचा का जो डिसीजन होगा वो उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर चंपक चाचा का जो डिसीजन हो गया वो क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल की तरह ग्लोबल डिसीजन हो गया। तो यहाँ पर ग्लोबल डिसीजन को हम ग्लोबल वेरिएबल की तरह ले सकते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक सर्कल से एक फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को बता रहे हैं एक सर्कल से सी लैंग्वेज में। और वो ये सी लैंग्वेज में
मेन फंक्शन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं एक सर्कल से, जो कि किस में आता है, इस बड़े से सर्कल में आता है, बड़े सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझ लें कि ये एक बड़ा सा जो सर्कल है ब्लू कलर में, वो गोकुलधाम सोसाइटी है। और जो यह छोटा एक सर्कल है जो मेरे यहाँ मेन फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एक परिवार है। और ये परिवार कौन सा है, ये परिवार गड़ा परिवार है। ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है मेन फंक्शन, ये गड़ा परिवार है। अब यहाँ पर जो चाचा जी ने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन में ये गड़ा परिवार भी फॉलो करेगा, क्योंकि ये गोकुलधाम सोसाइटी का एक पार्ट है, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर आता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि गोकुलधाम सोसाइटी के जितने भी परिवार हैं वो सब फॉलो करेंगे चाचा जी के डिसीजन को, यानी ग्लोबल डिसीजन हो गया वो, तो इन्हें सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल को ये भी फॉलो करेगा, मेन फंक्शन भी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल को भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब ग्लोबल डिसीजन जो है चाचा जी ने लिया वो एक ही बार लिया है, बार बार तो ले नहीं सकते, एक ही बार लेंगे कि उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल को भी एक ही बार डिक्लेयर करेंगे और उसको हम बार बार जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हम मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो चाचा जी ने डिसीजन लिया है उसे हम गड़ा परिवार भी फॉलो करेगा और गड़ा परिवार के साथ साथ भिड़े परिवार भी फॉलो करेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये भिड़े परिवार हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने एज ए एग्जाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ किरदार जो हैं वो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक भिड़े परिवार मैंने यहाँ पर लिया है ये बताने के लिए कि ये भिड़े परिवार है। और यहाँ पर कोई भी एक परिवार आपकी इच्छा से ले सकते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सोडी परिवार। ठीक है, तो ये सोडी परिवार है और ये भिड़े परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी में एक डिसीजन लिया गया है, यहाँ पर एक चाचा जी ने एक डिसीजन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिवार को भी फॉलो करना पड़ेगा उस डिसीजन को, इस परिवार को भी फॉलो करना पड़ेगा और इस परिवार को भी फॉलो करना पड़ेगा। जितने परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं उन सभी को ये डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा जो कि चाचा जी ने लिया है, जो कि हमने ग्लोबल डिसीजन माना है। और ग्लोबल डिसीजन सभी परिवार को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इसमें भी काम आएगा, वो इसमें भी काम आएगा और वो इसमें भी काम आएगा, यानी सब में ही काम आएगा। हम फंक्शन कोई से भी फंक्शन में कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह हम ग्लोबल वेरिएबल को काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल यानी इसी परिवार के अंदर ये कौन सा परिवार, ये गड़ा परिवार है जो मैंने अभी आपको बताया। गड़ा परिवार में एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई हम इस डिसीजन को हमारे परिवार के अंदर ही फॉलो करेंगे, यानी मेन फंक्शन के अंदर ही फॉलो करेंगे। यानी हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को कौन फॉलो अप करेगा, यानी उस वेरिएबल को कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वेरिएबल का मीनिंग ये है। ठीक है, ये वेरिएबल इस डेटा टाइप से बिलोंग करता है और ये वेरिएबल का मीनिंग ये है और ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ है। तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेन फंक्शन के अंदर ही उसका जो काम होगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। मेन फंक्शन की बाउंड्रीज के बाहर वो उसका कोई काम नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है गड़ा फैमिली में कि यहाँ पर जो जेठालाल है उसको जल्दी उठाना है। ठीक है, वो लेट तक सोता है, उसे जल्दी उठाना है। तो यहाँ पर वो डिसीजन कौन फॉलो करेगा, जो परिवार के सदस्य होंगे, गड़ा परिवार के सदस्य होंगे वही फॉलो करेंगे कि भाई जेठालाल को जो है जल्दी उठाना है हमें। तो इसका जो ये डिसीजन होगा, इस परिवार का जो ये डिसीजन होगा, ये इसका खुद पर्सनल डिसीजन होगा, यानी इस परिवार का पर्सनल डिसीजन होगा कि हमें यहाँ पर जेठालाल को जल्दी उठाना है। वो लेट तक सोता है तो हमें यहाँ जल्दी उठाना है उसको। इसका ये डिसीजन जो है वो ना ही भिड़े परिवार फॉलो करेगा, ना ही भिड़े परिवार जाएगा इसको उठाने के लिए। इसे उठाएगा कौन, इसी के घर के सदस्य यानी गड़ा परिवार के सदस्य ही उठाएंगे जेठालाल को, ना भिड़े परिवार आएगा ना ही सोडी परिवार आएगा। ठीक है, ये फॉलो कौन करेगा, सिर्फ गड़ा परिवार ही फॉलो करेगा। ठीक
ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो मेन फंक्शन ही उसे रिकॉग्नाइज करेगा। मेन फंक्शन के अंदर ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। उसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसी फंक्शन की बाउंड्रीज़ के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ के बाहर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो लिमिटेशन है उसी फंक्शन की बाउंड्रीज तक ही सीमित रहती है, उसकी बाउंड्रीज के बाहर उसकी लिमिटेशन सीमित नहीं रहती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया। अब मान लीजिए यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दूँगा। बट हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम ऑल ओवर डिटेल इसकी कवर कब करेंगे, इसके फंक्शंस के ऊपर मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जब हम फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो इसी बाउंड्रीज़ के अंदर होगा, यानी इस फैमिली के अंदर ही होगा, इस फैमिली के बाहर तो होगा नहीं, ठीक है। अब सोडी परिवार ने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि यहाँ पर इस परिवार ने लिया कि हमें जो है रोज़ संडे को जो है पिकनिक पर जाना है। तो ये जो डिसीजन लिया ये सोडी परिवार ही फॉलो करेगा कि रोज़ सुबह संडे को हम पिकनिक पे जाएंगे, और इसे ये तो फॉलो करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर जिस फंक्शन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी फंक्शन की बाउंड्रीज़ के अंदर वो वेरिएबल मान्य होगा। उस वेरिएबल की बाउंड्रीज़ के बाहर उस वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं होगा। उस वेरिएबल की जो क्षमता होगी, जो लिमिटेशन होगी, जो मीनिंग होगी, उसी फंक्शन के भीतर यानी उसी फंक्शन के अंदर उसकी जो मीनिंग होगी वो पहचानी जाएगी कि ये क्या है, ये कहाँ पर है और ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल की मीनिंग हम पहचान सकते हैं। अगर मेन फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी मेन फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कोई सा भी फंक्शन के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम अगर चाचा जी चंपक चाचा कोई डिसीजन ले रहे हैं सोसाइटी के हित में, तो हम उसे जो है पूरी सोसाइटी को फॉलो अप करना पड़ेगा, गड़ा परिवार को भी फॉलो अप करना पड़ेगा, भेड़े परिवार को भी फॉलो अप करना पड़ेगा, और जो है सोडी परिवार को भी फॉलो अप करना पड़ेगा। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल हम यहाँ पर मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है और लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। अब ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन के ग्लोबल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच इज़ यूज्ड एनीवेयर इन द कोड, मतलब आप कहीं पर भी कोड में इसका यूज़ कर सकते हैं। इन एनी फंक्शन यानी किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, मतलब ये जो होता है ये कहाँ डिक्लेयर होता है, ये आउटसाइड द मतलब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है और बिलो द हेडर फाइल के नीचे डिक्लेयर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अब इंक्लूड करने के बाद हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हम वहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हेडर फाइल के नीचे करते हैं, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, मतलब लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड ओनली इन दैट फंक्शन, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ काम में लिए जा सकते हैं उसी फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन में ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। नहीं आया समझ में? जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये काम में लिए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में जिस फंक्शन में ये डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। जिस फैमिली ने डिसीजन लिया है वही फैमिली वो डिसीजन फॉलो अप करेगी, दूसरी फैमिलीज जो डिसीजन फॉलो अप नहीं करेगी, ठीक है। लोकल वेरिएबल नेम्स आर सेम इन डिफरेंट फंक्शंस, मतलब लोकल वेरिएबल्स के जो नाम है वो एक जैसे हो सकते हैं अलग अलग फंक्शन में, ठीक है। बिकॉज इन दिस अ वेरिएबल मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब क्या होता है कि इनकी जो मीनिंग होती है, वेरिएबल की जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है एक दूसरे से।
अब वो कहना क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ, पर इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। स्टोरेज क्लास क्या होती है? स्टोरेज क्लास आर डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। मतलब स्टोरेज क्लास वेरिएबल का स्कोप बताती है और लाइफ टाइम बताती है। मतलब स्कोप क्या बताती है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, ये लोकल टाइप का वेरिएबल है या ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है, और उसकी लाइफ टाइम क्या है। मतलब ये अगर लोकल टाइप का वेरिएबल है तो ये एक फंक्शन के अंदर तक ही सीमित है, यानी एक फंक्शन के अंदर तक ही इसकी लाइफ टाइम है, इसकी लाइफ टाइम फंक्शन के बाहर नहीं है। अगर एक ग्लोबल वेरिएबल टाइप का वेरिएबल है तो इसकी लाइफ टाइम अनलिमिटेड है, ये कहीं पर भी हम कोड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारी मर्जी हो वहाँ पर। ठीक है, कोड में कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, ये बताता है स्टोरेज क्लास। और स्टोरेज क्लास होती क्या है, जब हम इसे पढ़ेंगे तब मैं इस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं इसको पूरा कवर कर लूँगा, इसकी पूरी डिटेल के साथ इसे पूरा कवर कर लूँगा। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, स्टोरेज क्लास जो है वो डिफाइन करती है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे विजुअल कोड स्टूडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल कोड स्टूडियो में, और विजुअल कोड स्टूडियो में मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे अभी, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं क्या है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये वो फंक्शन होते हैं जो कि यूज़र द्वारा डिफाइन किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। और फंक्शन होते हैं क्या, फंक्शन का बेसिक काम क्या होता है। फंक्शन का बेसिक काम ये होता है कि फंक्शन जो होते हैं कोड को आसान बनाने के लिए, कोड को शॉर्ट बनाने के लिए, कोड को ईजी बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में कितना बड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे कि हम 5000 लाइन का एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन में हम जितनी भी हमारी सारी कोडिंग होती है मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। पर हम चाहते हैं कि हम हमारे कोड को जो है वो डिवाइड कर दें, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिससे कि हमारा कोड क्या हो, शॉर्ट हो जाए। मतलब हमारा कोड जो है वो बट जाए, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बट जाए। तो हम कोड को बांटने के लिए, कोड को शॉर्ट करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। जिस फंक्शन क्या करता है कि हम अगर कोई भी 5000 लाइन का एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, उसे अगर हम 1000 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, 5000 लाइन के कोड को हम 1000 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम 5000 लाइनें क्यों लिखेंगे भला, हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं कि हमारे फंक्शन की मदद से हम हमारे कोड को जो है वो शॉर्ट बना सकें, इजी बना सकें। इसके लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम हेडर फाइल के नीचे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम कौन से टाइप का फंक्शन है वो डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर void नाम का देता हूँ, यानी void मीन्स खाली, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जब डेटा टाइप पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि void मतलब खाली होता है। void अधिकतर काम किस लिए आता है कि ये फंक्शन के टाइप को बताने के लिए कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है वो। ठीक है, और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज़ आप वहाँ जाकर पहले उन वीडियोस को देखना, उसी के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को छोड़कर। ठीक है, उनको छोड़कर आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देता हूँ फंक्शन का नाम माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन यहाँ पर मैं देता हूँ नाम, और माई फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि पैरेंथेसिस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। हम अभी यहाँ पर फंक्शन को, माई फंक्शन जो अपन ने डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर हो चुका है और हम यहाँ पर अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और हम आ जाएंगे हमारे मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन की तरफ आने से पहले यहाँ पर मैं
ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको सिखा देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे हम पहले वीडियोज़ में मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया था, उसी टाइप से हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हम जब पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो हम एक फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे। अब हम फंक्शन के बाहर जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है। तो यहाँ पर हम पहले कौन से डेटा टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का करना चाहता हूँ तो मैं इंट लिखूँगा, और इंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम दूंगा जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं कीवर्ड्स को छोड़कर। ठीक है, तो मैं यहाँ दे दूँगा val1। ठीक है, val1, और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसमें कोई वैल्यू स्टोर करूँ या ना करूँ वो आपकी इच्छा, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने val1 दे दिया। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर अब डिफाइन ना करूँ, इंट मेन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन ना करूँ और val1 में एक वैल्यू दे दूँ val1, और val1 के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 67 दे दिया, तो ये इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और val1 इज अ वैलिड वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर इस मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया था, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर इसको डिक्लेयर कर रखा है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर दिया, val1 के अंदर यहाँ पर एक 67 वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा, जैसे मैंने आप प्रिंट करवाया प्रिंट f, और प्रिंट f करने के बाद यहाँ मैं %d लगाऊंगा। और %d किस लिए यूज़ होता है, %d होता है इंटीजर को शो करने के लिए, इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए। कंपाइलर क्या करता है, जहाँ पर भी %d देखता है वो सोचता है कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर, और वो इंटीजर वैल्यू कौन सी है और किस वेरिएबल में स्टोर है, तो उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। और यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल val1 है, तो यहाँ पर मैं val1 लिखूँगा, और val1 में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर शो हो जाएगी हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेंज करके द वैल्यू इन मेन फंक्शन कर देता हूँ, इन मेन फंक्शन कर देता हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन इज %d। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इंट मेन फंक्शन में जो एक भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन के बाहर और हेडर फाइल के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये कि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पर 67। तो यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल पर जाएंगे और न्यू टर्मिनल पर जाकर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द वैल्यू इन मेन फंक्शन इज 67, मतलब यहाँ पर क्या आ गई 67, जो हमने val1 में वैल्यू प्रोवाइड करी थी, और val1 हमने कहाँ डिक्लेयर किया था, मेन फंक्शन के बाद, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन को। माई फंक्शन को कॉल करना क्या होता है, मतलब एक तरह से बुलाना होता है, जैसे चंपक चाचा जेठालाल को बुलाता है जेठिया, उसी टाइप से हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। माई फंक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे, माई फंक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे, और माई फंक्शन हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस x लगाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये एक वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपाइलर जब माई फंक्शन को देखेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, माई फंक्शन पर जैसे ही देखेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा माई फंक्शन पर जंप कर जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई फंक्शन को वापस एक बार डिक्लेयर करेंगे, जो कि ये बताएगा कि यहाँ से माई फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है, माई फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में हमने अंडरस्कोर लगाया था, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी बाउंड्रीज इसको स्टार्ट करेंगे और बाउंड्री को एंड कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी बाउंड्री ख़त्म हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेल 1 लिखेंगे और ये भी वेल 1 को रिकॉन्जिनाइज करेगा और वेल 1 में हम वैल्यू दे देंगे 78। ओके, 78 दे देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेल 1 को भी ये देखो रिकॉन्जिनाइज कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में किसी भी फंक्शन के बाहर, मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया था हमने यहाँ पर, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक ये वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। इसको हम कहीं पर भी हमारी कोडिंग के बीच में कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस हमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन ग्लोबल वेरिएबल का ये एडवांटेज होता है कि इसे एक ही बार हमें डिक्लेयर करना पड़ता है और हम जहाँ चाहें वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ द माई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर द वैल्यू इन माई फंक्शन इज %d। ठीक है, अब %d और वेल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेल 1 की वैल्यू आ जाएगी 78। ठीक है, तो वेल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 78। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं \n लगाना भूल गया, जो कि न्यू लाइन एलिमेंट है। ठीक है, जिससे न्यू लाइन हमें मिलती है, प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द वैल्यू इन माई फंक्शन इज 78 ये आ चुका है। तो अब यहाँ पर द वैल्यू इन माई फंक्शन इज 78, यानी वेल 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है 78। तो यहाँ पर 78 वैल्यू आ चुकी है। हमने डिक्लेयर कहाँ किया था, इसको सिर्फ ऊपर किया था, फिर हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर इस मेन फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने इंट वेल 2 कर दिया, यहाँ पर वेल 2 मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया और इसमें मैंने दे दी 98 वैल्यू दे दी। 98 वैल्यू दे देने के बाद मैं इसे वापस प्रिंट करवाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया यहाँ पर वेल 2 और यहाँ पर मैंने कर दिया द मेन फंक्शन वैल्यू 2 वेल 2 इज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेल 2 कर दिया और वेल 2 में मैंने 98 करा दिया और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कमेंट को इग्नोर कर देता है कंपाइलर और यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, यानी फंक्शन में जो भी हमने कोडिंग करी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक ये कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या क्या चलेगा, ये चलेगा वेल 1 में वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पर हमने क्या किया इंट वेल 2 जो कि हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन की बाउंड्रीज के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, मेन फंक्शन की बाउंड्रीज के बाहर काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको कमेंट ना करके यहाँ पर अगर मैं वेल 2 लिखूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर वेल 2 लिखूँ, कहाँ पर वेल 2 लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं वेल 2 लिखूँ, यहाँ पर मैं वेल 2 लिखूँ तो ये इसे रिकॉन्जिनाइज नहीं करेगा। ये कहेगा ये क्या कर दिया आपने, ये क्या चीज़ है, ये किस भला का नाम है, मैं इसे नहीं जानता। या तो आप इसे मेरे फंक्शन में डिक्लेयर कीजिए या आप ये बताइए मुझे कि ये क्या है, ये क्या है क्या ये, मैं इसे नहीं जानता। आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है, ये एक वेरिएबल है या क्या चीज़ है। तो हमें इसे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा इस फंक्शन में, क्योंकि हमने इस फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो ये यहाँ पर जानता है कि ये एक वेरिएबल है। वेल 2 जो है एक वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के अंदर। तो ये मेन फंक्शन के अंदर इस वेल 2 को पहचान जाएगा कि हम वेल 2 हम यहाँ पर जहाँ पर भी लिखेंगे तो इसे हम ये रिकॉन्जिनाइज कर लेगा कि यहाँ पर ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है तो यहाँ पर ये रिकॉन्जिनाइज आराम से कर लेगा और यहाँ पर कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि ये एक वेरिएबल है, पर यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं कर रखा है। यहाँ पर हमने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये डिफाइन नहीं कर रखा है कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो फंक्शन तक ही सीमित रहता है वो वेरिएबल, उस फंक्शन के बाहर उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये होते हैं लोकल वेरिएबल, जो कि फंक्शन के अंदर ही हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन के अंदर तक ही उनका काम जो है वो सीमित रहता है। उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और ये हेडर फाइल के नीचे डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल हैं, और उन्हें हम वापस हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम एक ही बार डिक्लेयर करते हैं ऊपर, ठीक है। और उन्हें हम चाहे जहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट लोकल वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं जिस फंक्शन में हमने उसे डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये होते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट एफ कर देंगे, यहाँ पर मैं vel2 कर देता हूँ। vel2 में मैंने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करी है, vel2 में मैंने वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं करी है, तो मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं माई फंक्शन vel2 इज़ %d, और vel2 में कौन सी वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं करी, तो यहाँ पर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर 9 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगी 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो मैं यहाँ सेमीकोलन भी लगा दूंगा। और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर vel2 लिखूँ तो ये इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इस फंक्शन के अंदर ही इसको वापस एक बार डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर हो चुका है कि अब ये पहचान रहा है कि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम vel2 नहीं लिखेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, पर इसके पहले मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बैकवर्ड/n लगा दिए हैं, और बैकवर्ड/n लगाने के बाद मैं यहाँ से वापस रन करता हूँ इसे। और रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द वैल्यू इन मेन फंक्शन इज 67, जो मैंने vel1 में प्रोवाइड करवाई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि vel1 की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है कोड को। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर सेकंड ये स्टार्ट करता है, फिर थर्ड इसे करता है, फोर्थ इसे करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है कोडिंग को, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसने vel1 में 67 वैल्यू स्टोर करवाई, फिर प्रिंट एफ करवा के इसके 67 वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर माई फंक्शन को कॉल किया इसने। यहाँ पर माई फंक्शन को इसने देखा तो माई फंक्शन को कॉल किया इसने, और माई फंक्शन को कॉल किया इसने। डायरेक्ट कॉल करने के बाद इसने डायरेक्ट जंप मारी यहाँ पर। इसके बाद ये जो स्टेप थी इसने अभी के लिए अवॉइड कर दी, मतलब इग्नोर कर दी, और इसने डायरेक्ट जंप मार ली यहाँ पर। यहाँ पर जंप मारने के बाद इसने क्या किया, इसमें माई फंक्शन में जितने भी स्टेप्स थे इसने ये एग्जीक्यूट करवाई। यहाँ पर vel2 में 9 और vel1 में 78 स्टोर करवाया, ठीक है। और प्रिंट एफ करने के बाद द वैल्यू इन माई फंक्शन इज %d, और vel1 की जो वैल्यू थी यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दी। आप यहाँ देख सकते हैं द वैल्यू इन माई फंक्शन इज 78, ठीक है, इज 78, ओके। फिर इसने क्या करवाया, द वैल्यू इन माई फंक्शन vel2 इज %d vel2, तो इसने द वैल्यू इन माई फंक्शन vel2 इज 9 जो हमने प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। अब इसने वापस जब यहाँ पर इसकी स्टेप्स ख़त्म हो गई, यहाँ पर इसकी स्टेप एंड हो गई, तो ये वापस वहीं गया जहाँ पर इसने काम छोड़ा था, ठीक है। और उसने काम कहाँ छोड़ा था, माई फंक्शन को कॉल करने के बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा ये, और यहाँ पर इंट vel2 में 98 सेव करेगा, और यहाँ पर vel2 का वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर vel2 का वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा रहा था, तो वैल्यू इन मेन फंक्शन vel2 इज़ 98 प्रिंट करवा रहा है। तो लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर काम में लिया जा सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल पूरे सी कोडिंग में कहीं पर भी यूज़ लिए जा सकते हैं। और लोकल वेरिएबल के जो नाम हैं वो सेम हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शन में। मतलब यहाँ पर अगर vel1 है, जैसे कि यहाँ पर vel2 है, ये जो है एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि यह मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, ठीक है। तो इसका काम कहाँ तक सीमित है, मेन फंक्शन के अंदर तक सीमित है, ठीक है। मेन फंक्शन के बाहर इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये vel2, इन दोनों का जो वेरिएबल नाम है ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों का वेरिएबल नाम जो है वो सेम है। ये मेन फंक्शन में vel2 और माई फंक्शन vel2,
ये दोनों डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर काम करेगा vel2 जो कि मेन फंक्शन में डिक्लेयर है, और यह vel2 जो कि मेन माई फंक्शन में डिक्लेयर है। ये vel2 सिर्फ और सिर्फ माई फंक्शन में ही काम करेगा, इससे बाहर कोई लेना देना नहीं है, इससे बाहर कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो नाम है इनके सेम हो सकते हैं, पर इनके काम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यही मैं आपको बताना चाहता था। जैसे यहाँ पर मैं, अगर मेरा नाम राहुल है और किसी और इंसान का भी नाम राहुल है, तो ज़रूरी नहीं कि हम दोनों एक ही पर्सन हो, हम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हमारे जो चरित्र है वो अलग अलग हो सकता है, हमारी हैबिट्स अलग अलग हो सकती है, हमारी सोचने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। हम सिर्फ नाम से ही ये नहीं हो सकता कि ये दोनों सेम है, नाम ही सेम है, बाकी हमारी जो बाकी की आदतें हैं, बाकी की हॉबीज़ हैं हमारी, वो सब तो डिफरेंट है। जो हमें खूबियाँ हैं वो सारी तो डिफरेंट है। तो यही काम यहाँ पर यूज़ होता है कि यहाँ पर नाम सेम हो सकते हैं, बाकी इनका जो काम है वो अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो ये होते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, और ये होते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, और आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें वो भी दीजिएगा, जो हमारे वीडियो के लिए अच्छा साबित हो सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो शेयर करिएगा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, उनके भी हेल्प करिएगा अपने साथ साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।